स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 2। फ्रेंड्स, प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 1 हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जाना था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स देखे थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट की वहाँ पे हमने भी बात की थी जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जो हमारा आज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा जो गैप हो गया उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और बट ये है कि अब आगे के जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो हमारे कंटिन्यूअस वे में होने वाले हैं। इसी क्रम में प्लांट पैथोलॉजी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट डिजीज़ेस के बारे में। प्लांट डिजीज़ेस प्लांट पैथोलॉजी का बैकबोन कह लीजिए या फिर ऐसा मेन एलिमेंट कह लीजिए जिसके बिना प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस नहीं की जा सकती। तो प्लांट डिजीज़ेस क्या होती हैं, उनकी किन किन टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो क्लासिफिकेशन है प्लांट डिजीज़ेस की, वो सभी कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्लांट डिजीज़ेस की एक डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एंड ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी, disease is a malfunctioning process that is caused by continuous irritation which results in some suffering producing symptoms। देखिए, डेफिनेशन की जो लाइन है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो डिज़ीज़ होती है वो कॉज करती है किसी भी प्लांट में, जब वो हैपन हो जाती है उस प्लांट में, तो वो उस प्लांट में माल फंक्शनिंग को कॉज करती है। वो माल फंक्शनिंग कॉज किससे होती है? कंटिन्यूअस इरिटेशन के द्वारा। वो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के वजह से भी हो सकता है। जैसे कोई जो पैथोजन है यानी कि डिजीज़ कॉजल ऑर्गेनिज्म, जिसकी डिस्कस हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, वो एक किसी पर्टिकुलर प्लांट को कंटिन्यू इरिटेट किए जा रहा है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर प्लांट के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी हो रही हो या फिर उसे उसमें दिक्कत आ रही हो। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, माल फंक्शनिंग होती है, वो कॉज होती है। और इन सारे वजहों से जो प्लांट होती है वो कुछ साइन शो करती है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो जैसे हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो हम कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करते हैं या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जिसे देख के ये पता लगाया जा सकता है कि डिज़ीज़ कौन सा है। और सिम्टम्स जो प्लांट के केस में होते हैं उसे टू टाइप में होते हैं। वो एक होता है एक्सटर्नल और दूसरे होते हैं इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसका पता तो हम बाहर से ही देख कर पता लगा सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट इंटरनल जितने भी सिम्टम्स कॉज होते हैं उसके लिए हम फिर प्लांट पैथोलॉजी के मेजर्स को अपनाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट ही सेशन में हम लोग डिस्कस किया था कि अपने इंडियन हिस्ट्री में, प्लांट पैथोलॉजी के इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहली बुक आई थी प्लांट पैथोलॉजी की, वो थी वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा थी अपने इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के हिस्ट्री में। बट अगर बात करें कि सबसे पहले प्लांट डिजीज़ के बारे में स्टडी किसने किया था, तो नाम आता है द ग्रीक फिलोसफर थियोफ्रेस्टस का, जिन्होंने पहली बार स्टडी किया था प्लांट के केस में। और जो उनकी स्टडी थी वो बेस्ड थी मेनली ट्रीज पे, सीरियल्स पे एंड लेग्यूम्स क्रॉप पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ नोटिस करनी है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कि उन्होंने एक जो बुक लिखी थी, ये बुक अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है, उस बुक का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, इंक्वायरी इनटू प्लांट। तो जितनी भी उनकी स्टडी थी उन्होंने ऐसे अपने बुक में मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है। और जो इंडियन हिस्ट्री है प्लांट पैथोलॉजी की, जो मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, प्लांट पैथोलॉजी में है पढ़ने को बहुत कुछ, बट आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ही पढ़नी है। जो आपके काम की हैं सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं, टाइम बचा नहीं है और सब कुछ हमें इतने में ही कवर करना है। तो अगर बात करें कि कॉजल एजेंट्स के बेसिस पे, तो कॉजल एजेंट्स के बेसिस पे डिजीज़ेस को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पैरासिटिक एजेंट और दूसरे नॉन पैरासिटिक एजेंट। पैरासिटिक एजेंट में फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक एजेंट और दूसरे होते हैं मीज़ोबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स में दो जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उनको शामिल किया जाता है। प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो बैक्टीरिया और एमेलोस, और बात करें अगर यूकैरियोट्स की तो फंजाई और निमेटोड। तो ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को रखा जाता है।
उसे दूसरी जगह मीज़ोबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो जैसे कि वायरसेस, यानी कि ये बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के बीच के कड़ी होती हैं। तो इसमें मीज़ोबायोटिक एजेंट्स में वायरसेस के साथ साथ वायराइड्स को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जो किसी भी प्लांट को डिजीज़ कॉज करने के लिए ये ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉन पैरासिटिक एजेंट्स का, यानी जिसे हम एबायोटिक एजेंट्स भी कहते हैं। इसमें ऐसे फैक्टर्स आते हैं या फिर ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो किसी भी डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं प्लांट के केस में। जैसे आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या फिर सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो उसकी कमी या बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्लांट को। तीसरी चीज़, अगर लाइट एक्सेस हो जाए या फिर लाइट की कमी हो जाए तो तमाम प्रकार के जितने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस, ये सभी प्रभावित होते हैं और किसी न किसी तरह से प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या फिर अगर हम बात करें डेफिनेशन के लैंग्वेज के हिसाब से तो इरिटेशन कॉज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक डिज़ीज़ को नॉन पैरासिटिक एजेंट्स के थ्रू ये कॉज होती हैं। तो ये एक बेसिस हो गया कॉजल एजेंट्स के बेस पे। ठीक है, अगर बात करें हम इन्फेक्शन के बेस पे, तो इन्फेक्शन के बेस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट डिजीज़ को। एक होती हैं लोकलाइज्ड डिजीज़ और दूसरी होती हैं सिस्टमैटिक डिजीज़। लोकलाइज्ड डिजीज़ को ऐसा समझा जा सकता है जैसे प्लांट के किसी भी एक पार्ट पे, जैसे लीफ पे या फिर स्टेम पे या फिर फ्लावर पे या फिर रूट पे, किसी एक पार्ट पे अगर वो डिज़ीज़ कॉज हो रही है तो उस डिज़ीज़ को हम किस में कैटेगराइज करेंगे, लोकलाइज्ड डिजीज़ में। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो लीफ स्पॉट एंड एंथ्रेक्नोज कॉज्ड बाय डिफरेंट फंजाई। ठीक है, तो लीफ स्पॉट ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या फिर ये जो डिज़ीज़ कॉज हुई है वो किस पार्ट पे हुई है, लीफ पे हुई है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है क्लियरली। दूसरा जो हमारा कैटेगरी होता है वो होता है सिस्टमैटिक डिजीज़ का। सिस्टमैटिक डिजीज़ में ऐसे डिजीज़ रखे जाते हैं जो प्लांट के किसी एक पार्ट से इन्फेक्शन, जहाँ से इनोकुलम इंसर्ट होता है, उसके बाद से वहाँ से वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो जाए, यानी कि पूरे प्लांट में फिर वो फैल जाए। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ होती है उसे सिस्टमैटिक डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। और एग्जांपल की अगर बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू कॉज्ड बाय डिफरेंट फंजाइज एंड मोज़ेक एंड लीफ कर्ल्स कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी फंजाई के द्वारा किसी भी प्लांट में, तो ये एक सिस्टमैटिक डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन परप्यूटेशन एंड स्प्रेड। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और अपने क्वेश्चंस अगर आपके मन में बन रहे हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो परप्यूटेशन और स्प्रेड के बेसिस पर अगर बात करें तो तीन प्रकार की डिजीज़ देखने को मिलती हैं, सॉयल बॉर्न डिजीज़, सीड बॉर्न डिजीज़ और एयर बॉर्न डिजीज़। सॉयल बॉर्न डिजीज़ में ऐसे डिजीज़ आते हैं जैसे कि अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो लास्ट ईयर की जो क्रॉप होती है उनकी जो प्लांट डेब्रीज होती है, यानी कि जो अवशेष होते हैं, जैसे वो आपके फील्ड में पिछले बार रह जाए और नेक्स्ट ईयर जब आप क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं तो उसके साथ ही साथ जो प्लांट डेब्रीज जो पिछले साल के रह गए हैं उसमें अगर कोई कोनिडिया या फिर कोई ऐसा इनोकुलम रह जाता है जो नए हमारे सीज़न के जो क्रॉप है उसके साथ ग्रो करके फिर वो प्रॉब्लम कॉज करता है उस नए वाले क्रॉप के लिए जो हमने इस सीज़न में लगाया हुआ है। यानी कि सॉयल से बॉर्न होने वाली डिजीज़ को सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो आती हैं आपके सॉयल बॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में। एग्जांपल की बात करें तो आपके प्रीवियस AFO 2018 में पूछा गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो था डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई लाइक पाइथियम स्पीसीज एंड रूट रॉट कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया। तो डैम्पिंग ऑफ पूछी गई थी जो कॉज्ड होती है फंजाई के द्वारा लाइक पाइथियम स्पीसीज़ के द्वारा। तो पूछा ये गया था एग्जाम में कि डैम्पिंग ऑफ किस प्रकार की डिजीज़ है, तो किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन ये थे और एक ऑप्शन और था नन ऑफ दीज का, तो वहाँ पे आपको सॉयल बॉर्न डिजीज़ को टिक करना था। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है सीड बॉर्न डिजीज़ की। सीड बॉर्न डिजीज़ की अगर बात करें तो जैसे कुछ जो अदर टाइप के वेराइटल प्लांट के जो सीड होते हैं या फिर ऐसे वीड सीड होते हैं या फिर इन्फेक्टेड सीड होते हैं, वो जो हमारी इकोनॉमिकल सीड है जिसको हम इस सीज़न में लगाने वाले हैं उसके साथ अगर मिल जाए और उसी के साथ ही साथ फिर टाइम के बीतने के साथ ही साथ वो ग्रो कर जाए तो फिर जो हमारी मेन क्रॉप होती है, जो इकोनॉमिकल क्रॉप होती है, उसे कॉज करती है। तो इस प्रकार की जो सीड डिजीज़ होती है उसे कैटेगराइज किया जाता है सीड बॉर्न डिजीज़ में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लूज स्मट ऑफ वीट,
किसके द्वारा कॉज्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एडीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ के जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकाई। आपको कहीं कहीं पे न्यूडा देखने को नहीं मिल सकता है, तो घबराना नहीं है आपको। ओस्टिलागो ट्रिटिकाई ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है वो एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, और ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया ओरिजाई, ये जो है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है। तो ये दोनों में अंतर, आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरनल सीड बॉर्न और एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ भी पूछ लेता है, तो यहाँ से आपको अपना कन्फ्यूजन क्लियर रखना है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एयरबॉर्न डिजीज़ की। एयरबॉर्न डिजीज़ में इन्फेक्शन फैलने के लिए या फिर डिजीज़ फैलने के लिए एक पर्टिकुलर वेक्टर या फिर वेक्टर कोई भी हो सकता है, उसका होना यहाँ पे मे बी पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चूँकि एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि हवा के द्वारा उनका इनोकुलम या फिर स्पोरेडिया वो क्या होगा, स्प्रेड होगा वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, यानी फिर ऐसे कह सकते हैं डिजीज़ प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। तो यहाँ पे एक वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो विंड के द्वारा स्प्रेड होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इस प्रकार की जितनी डिजीज़ होंगी उसे एयरबॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, और किसके द्वारा कॉज होता है, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला। तो ये आपको याद रखना है। और अर्ली लीफ स्पॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है पैथोजन वो है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, और लेट लीफ स्पॉट की अगर बात करें तो वहीं पे फैसियोरोप्सिस पर्सोनाटा जो है वो लेट लीफ स्पॉट के लिए ग्राउंडनट में रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिजीज़ कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे हमको 4 अलग अलग प्रकार की डिजीज़ देखने को मिलेंगी। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है एंडेमिक या फिर एनफाइटोटिक डिजीज़ की। एंडेमिक से कभी कभी सवाल बन जाता है या फिर आपको नाम चेंज करके दे सकता है एनफाइटोटिक डिजीज़, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको वहाँ पे। और एंडेमिक डिजीज़ की अगर बात करें तो ये डिज़ीज़ ऐसी होती है जैसे किसी कंट्री या फिर किसी लोकेलिटी में, रीजन में ये साल भर बाद मॉडरेट रूप से आए, यानी कि एक साल एक सीज़न बीता, उसके बाद दूसरा सीज़न बीता, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो, उस इस डिज़ीज़ की जो इंटेंसिटी हो वो क्या हो, मॉडरेट होती है। तो इस प्रकार की जो डिज़ीज़ की कैटेगरी होती है उसे हम किस में कैटेगराइज करते हैं, एंडेमिक या फिर एनफाइटोटिक डिजीज़ में। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सोरघम रस्ट कॉज्ड बाई पक्सीनिया परप्यूरिया इज़ एंडेमिक इन इंडिया। तो इससे सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया में जो एक बार एंडेमिक डिजीज़ कॉज हुई थी, तो यहाँ पे सोरघम जो रस्ट था वो एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी मिड इंडिया में, जो आपको वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सोरघम रस्ट जो कॉस्ट हुआ था मिड इंडिया में वो पक्सीनिया परप्यूरिया के द्वारा कॉज हुआ था, और वो किस कैटेगरी की डिजीज़ है, वो है एंडेमिक डिजीज़। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एपिडर्मिक या फिर एपीफाइटोटिक डिजीज़ की। एपिडर्मिक की अगर बात करें तो ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एक लिमिट में अपने आप को बनाए रखते हैं, बट अचानक से ये अपने आप की पॉपुलेशन को जो है एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और होता क्या है, रिजल्टिंग वे में जो हमारी पूरी इकोनॉमिकल क्रॉप होती है, जो कंप्लीट क्रॉप होती है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। तो ये चीज ये सारे जितने फीचर्स होते हैं, अगर ये किसी डिजीज़ में है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं एपिडेमिक या फिर एपीफाइटोटिक डिजीज़ के कैटेगरी में। एग्जाम्पल की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये आपको यहाँ से एक एग्जांपल याद रखना है इसका। ये सारे एग्जांपल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है स्पोरेडिक डिजीज़ की। स्पोरेडिक डिजीज़ में क्या होता है, ये इरेगुलर इंटरवल्स पर ओवर अ लिमिटेड एरिया या फिर लोकेलिटी ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं वो आती हैं स्पोरेडिक डिजीज़ के कैटेगरी में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। और जो हमारी चौथी और आखिरी डिजीज़ है वो है पैंडेमिक डिजीज़। पैंडेमिक डिजीज़ नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो होते हैं ये पूरे थ्रू आउट द रीजन या थ्रू आउट द कंट्री जो है
ये पूरे क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप को, या फिर आपके जितने भी ओवरऑल क्रॉप होंगे उस पूरे पूरे कंट्री में या लोकेलिटी में, सभी को क्षतिग्रस्त करती है या फिर पूरा का पूरा लॉस पहुंचाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वीट, स्टेम, रस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो एक सिम्टम्स की बात कही थी आपसे कि अलग अलग प्लांट में अगर कोई डिजीज़ कॉज होती है तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जिसके थ्रू कुछ सिम्टम्स एक्सटर्नल होते हैं, कुछ सिम्टम्स इंटरनल होते हैं, जिसके थ्रू ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक डायग्नोसिस किया जा सकता है कि किस प्रकार की डिजीज़ या कौन सी डिजीज़ उस पर्टिकुलर प्लांट को कॉज हुई है, ठीक है। तो अगर सिम्टम्स के बेसिस पे अगर हम डिजीज़ को देखें तो सिम्टम्स अलग अलग पार्ट पे अगर शो होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कुछ सिस्टमैटिक होते हैं, कुछ लोकलाइज्ड होते हैं, जैसे रूट रॉट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। तो इस तरह के अलग अलग जो सिम्टम्स कॉज होते हैं किसी भी प्लांट डिजीज़ के कॉज होने पर किसी भी प्लांट को, तो इस बेसिस पे भी हम डिजीज़ को देख सकते हैं। अब आज के सेशन में जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई डिजीज़ के बारे में, अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया कि कितने बेसिस पे डिजीज़ को कैटेगराइज किया गया है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो आपके प्लांट पैथोलॉजी के पार्ट 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब प्लांट पैथोलॉजी का जो पार्ट 3 होने वाला है उसमें हम मेजर जो डिजीज़ हैं क्रॉप्स की, स्पेशली एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट 3 में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालिएगा और बने रहिए एग्री मंत्रा के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।